Hello, my dear students. Welcome you all at the channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड देन डिसोल्यूशन. अब आज की मेरी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग क्या है सेक्शन 39 के हिसाब से ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप, जिस पे अभी क्वेश्चन पेपर में आया भी है सैम्पल पेपर टर्म 2 वाले में. देन द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, हाउ टू सेटल द अकाउंट्स, सेक्शन 48A ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, 48B एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स, प्राइवेट डेट्स, इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है हम लोगों ने, है ना, कैसे होता है एज पर द एक्ट. देन आल्सो वी विल डू द साइड बाय साइड क्वेश्चंस गिवन इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड आल्सो इन द टर्म 2 सैम्पल पेपर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनरशिप डिसोल्यूशन. मीनिंग क्या है? बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, नाउ क्लोज्ड, वाउंड अप, डिसॉल्व्ड. हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं. उसका रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड्स. सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म. जो पार्टनर्स ऑल काम कर रहे थे उन सब का फर्म में क्या हो गया? पार्टनरशिप क्या हो गई? हमारी क्लोज्ड हो गई. अब जो पेपर में क्वेश्चन जिस तरह से आता है वो हम देखते हैं बेटा. अब दो बातों में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि जब फर्म डिसॉल्व हुई कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, इन दोनों में डिफरेंस है. फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि क्लोजर ऑफ द फर्म, एंड ऑफ द बिजनेस, एंड ऑफ द रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स, एंड ऑफ द बिजनेस. बट जब पार्टनरशिप क्लोज डिसोल्यूशन होती है तो मीन्स फर्म कंटिन्यू, बिजनेस चेंज. इन बिजनेस मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप था ना वो चेंज हुआ है, फर्म कंटिन्यू कर रही है. लेकिन यहाँ पे क्या था? एंड ऑफ द बिजनेस, राइट. अब क्या कोर्ट इंटरवीन करती है जब पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन होता है? तो इट कैन ईदर बी वॉलंटरली बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरी बाय द कोर्ट ऑर्डर. तो फर्म का डिसॉल्यूशन माना जाता है. लेकिन पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन का होता है ऑलवेज वॉलंटरी, ऑलवेज वॉलंटरी, राइट. क्या इसमें बिजनेस कंटिन्यू होता है? नो, फर्म्स बिजनेस कम्स टू एन एंड. इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज. अकाउंट्स बुक्स का क्लोजर कैसे होता है? इसमें क्या होता है? बिजनेस खत्म हो गया हमारा तो अकाउंट्स बुक्स आर क्लोज्ड. बट पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? ये तो कंटिन्यू है अभी, तो बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म नीड नॉट टू बी क्लोज्ड, राइट. अब यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होगा? फर्म में एसेट्स रियलाइज्ड, लायबिलिटीज सेटल्ड करो, ठीक है ना. और बैलेंस इतना आएगा दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. बट पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो क्या होता है? एसेट्स को हम रीवैल्यू करते हैं, लायबिलिटीज को हम रीअसेस करते हैं, और गेन या लॉस जब होगा इसमें रिवैल्यूएशन में तो क्या होगा? उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स, अमंग ओल्ड पार्टनर्स, राइट. आगे बढ़ते हैं. इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो गया यहाँ तो, अमंग ऑल द पार्टनर्स, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इट एंड्स. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इट चेंजेस. पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया? चेंजेस, ठीक है ना. डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आल्सो मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट. तो समझ में आ गया ना. लेकिन यहाँ पे क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
may or may not involve dissolution of the firm. अब जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2 नंबर का सैम्पल पेपर में, वो क्या आया हुआ है वो मैं बताती हूँ आपको बेटा। पेपर में जो क्वेश्चन आया ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है शायद। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, 2 पॉइंट्स पे ऑन द फॉलोइंग बेसिस। नंबर 1 इज द सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड नंबर 2 इज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इसका आंसर क्या हो गया, समझ में आ गया ना आपको बेटा। यहाँ पे क्या होगा, फर्म में एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स को रियलाइज करेंगे, लायबिलिटीज को सेटल करेंगे और बैलेंस को हम अमंग ऑल द पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन पार्टनरशिप में क्या होगा, एसेट्स को रिवैल्यू, लायबिलिटीज को रीअसेस एंड द गेन एंड द लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2 मांगा इसने इकोनॉमिक रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होगा, फर्म में इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स अमंग द पार्टनर्स एंड्स, बट पार्टनरशिप में क्या होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स चेंजेस, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमने करना है मोड्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फर्म में बी डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। नंबर 1 इज द बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बाय नोटिस, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। 1 by 1 करते हैं। बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट मीन्स क्या हुआ, अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। आपस में उन्होंने एग्रीमेंट किया और फर्म डिसॉल्व हो गई, राइट, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री टू दिस। नेक्स्ट इज द कंपल्सरी, अ फर्म में बी कंपल्सरी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स or all the partners except one partner became insolvent. Okay, या when the business of the firm becomes unlawful, तो हमारा हो गया compulsory dissolution. Then notice, समझ में आ रहा है तो, in case partnership is at will, है ना, तो क्या होगा उसमें, the firm may be dissolved by any partner giving the notice in writing to all the other partners with the intention to dissolve the firm. तो नोटिस दिया उसने और फर्म डिसॉल्व हो गई। नेक्स्ट इज द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड। कौन सा इवेंट हैपन होगा, मे बी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। जितने टर्म के लिए हमने फर्म को बनाया था वो टर्म पूरी हो गई है हमारी, या फिर जो वेंचर था हमारा वो कंप्लीट हो गया हमारा ऑन द कंडीशन ऑफ द वेंचर, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या फिर ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ द पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, क्योंकि जजमेंट नहीं हो रही है, ऐसा कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे हमें फर्म को डिसॉल्व करना पड़ रहा है। एंड लास्ट इज द डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब कोर्ट से कैसे होता है, कोर्ट में पास द ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन। कब, when a partner becomes a person of unsound mind, partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner. पार्टनर में इतनी हिम्मत ही नहीं है या कैपेबल ही नहीं है, या फिर पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट जिसका बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही हमारा टूट गया है बाय द पार्टनर या द पार्टनर्स, है ना, या फिर कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। कोर्ट फाइंड्स, कोर्ट को लगता है कि नहीं, इस पार्टनरशिप फर्म को तो डिसॉल्व होना ही चाहिए, या फिर बिजनेस को लगातार लॉस ही हो जा रहा है, द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट द लॉस, तो भी कंपल्सरी कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है, तो उसको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई तो हम अपने अकाउंट्स को सेटल कैसे करेंगे, देखिएगा। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 48 के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर। 48A कहता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। इन लॉसेस को कैसे हमने ट्रीट करना है, पहले पे करेंगे हम फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, देन आउट ऑफ कैपिटल,
then lastly by the partners individually in the ratio of their profits. Right? I again repeat, just to make you remember, treatment of losses कैसे होगा? Is paid first out of profit, then out of capital, and lastly by the partners individually in the ratio in which they share their profits. Now, section 48B, application of the assets. मतलब ये तो मालूम ही है कि एसेट्स को अप्लाई कैसे करना है हमने. एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स. क्यों? वाई? टू मेकअप द डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल. उसमें हमने जोड़ दिया उसकी भी. तो इसको हमने कैसे अप्लाई करेंगे? इसका ऑर्डर कैसे होगा? ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है बेटा. नंबर 1 इज द इन पेइंग द फर्म्स डेट्स टू द थर्ड पार्टी. पहले हमने क्या पे करना है? हमने थर्ड पार्टी के डेट्स को, थर्ड पार्टी के डेट्स को, जो पार्टनर नहीं है हमारा. ठीक है ना? देन इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स और द एडवांसेस. देन पार्टनर का. देन थर्ड वन इज द इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल. लास्ट में जो बचेगा रेजिड्यू इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये कौन सा सेक्शन हुआ बेटा हमारा? सेक्शन 48B. तो ये हमारा ऑर्डर जो है फॉलो किया जाएगा. ओके. अब ऐसा ही क्वेश्चन एक इसी पे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. लेट्स डू दैट. वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से. ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था कंपार्टमेंट में. ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2. मिसिज ए, ये कौन हुआ? थर्ड पार्टी हुई ना. पार्टनर तो हमारे ए एंड बी हैं. मिसिज ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म. फर्म हैड आल्सो टेकन लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बी. फर्म ने बी से भी लोन लिया है. अब फर्म हो गई हमारी डिसॉल्व्ड. एसेट्स रियलाइज हुई हैं हमारे 25,000 की. स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट. कैसे पेमेंट किया जाएगा? और कोई क्रेडिटर नहीं है फर्म में. सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? पहले हम पे करेंगे आउटसाइड पार्टी का लोन, डेट. मिसिज एज लोन कितना है? 20,000. बच गया कितना? 5,000 बच गया. अब इस कैश देंगे हम किसको? कैश अवेलेबल है ना अभी, वो किया जाएगा. देन द पेमेंट बिफोर, मतलब मिसिज ए को बी के लोन से पहले पेमेंट की जाएगी, वो चुकाया जाएगा पहले. देन 5,000 जो बच गया दैट विल बी पेड टू द बी. दिस विल बी द ऑर्डर. ओके. नाउ सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स. अब फर्म्स डेट्स क्या होते हैं? फर्म के डेट, फर्म के ऋण, डेट्स ओन्ड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स. ये तो हुआ है फर्म क्या हुआ ना, ओड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स. लेकिन प्राइवेट क्या होते हैं? ओन्ड बाय द पार्टनर पर्सनली टू एनी अदर पर्सन. वो अपने उसके ओन अपने डेट्स हैं वो पार्टनर के. लेकिन लायबिलिटी कैसी होगी? इसके लिए फर्म्स की डेट्स के लिए कौन लायबल है? ऑल द पार्टनर्स. क्योंकि फर्म के डेट्स है ना. ऑल द पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली. लेकिन जब प्राइवेट डेट्स होंगे तो जिस भी पार्टनर के होंगे वही लायबल होगा ना. कंसर्ट पार्टनर इज पर्सनली लायबल फॉर दैट. अब इन्हें हम कैसे चुकाएंगे? फर्म्स की डेट्स को कैसे चुकाया जाएगा? क्या एप्लीकेबल होगा? फर्म की प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर द पेमेंट. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? शेयर ऑफ द कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर द फर्म्स डेट. उस डेट्स के बाद जो बचेगा देन ही हैज टू पे द प्राइवेट डेट्स. तो ये हमारा डिफरेंस हुआ फर्म्स डेट्स में और प्राइवेट डेट्स में. इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. डोंट मिस टू लर्न द थ्योरी प्लीज. है ना, बच्चे प्रैक्टिस करते आते हैं, थ्योरी मिस कर देते हैं. और थ्योरी भी 2 मार्क्स. एवरी मार्क इज इम्पॉर्टेंट. एवरी इवन सिंगल मार्क इज इम्पॉर्टेंट बेटा. तो मैंने जो वीडियो में बताया आपको, इसे बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न ऑल द थिंग्स, ऑल द पॉइंट्स. ओके. तो नेक्स्ट मेरी वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि इनकी काउंटिंग हम कैसे करते हैं.
ओके, जिसमें हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. Please focus on your studies. Again and again revise, please. Watch the videos thoroughly. Till then, goodbye.